बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है 2025 का जो न्यू सिलेबस है। आज हम इस फिजिक्स की जो चैप्टर नंबर 3 है ना हमारे पास, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, आज हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंशाल्लाह हम इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ देखेंगे। अच्छा बच्चों, मैं ना आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने से पहले आपके साथ कुछ मोशन डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में ना लीनियर मोशन भी पढ़ चुके हैं और सर्कुलर मोशन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। लीनियर मोशन क्या है? लीनियर मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करना हमारे पास लीनियर मोशन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास जी सर्कुलर मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करना सर्कुलर मोशन कहलाता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज बनती हैं। मिसाल के तौर पर लीनियर मोशन के अंदर कोई भी बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो हम उसे क्या नाम देते हैं? हम उसे नाम देते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। इसी तरह लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी होती है ना, उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने नाम दिया है जी लीनियर वेलोसिटी का। इसी तरह से अगर हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो हम उसको नाम देते हैं जी लीनियर एक्सेलरेशन का। अच्छा बच्चों, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जितनी भी हमारे पास, मैंने जैसा कि आपको बताया, क्वांटिटीज लीनियर मोशन के अंदर पैदा होती हैं तो हम उनको नाम देते हैं जी लीनियर क्वांटिटीज का। अब मेरे ना आपसे सवाल ये है कि अगर हमारे पास मोशन जो हो वो सर्कुलर हो और उसके अंदर जितनी भी बनने वाली क्वांटिटीज होंगी हम उनको क्या नाम देंगे? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ना सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट बनता है, सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन बनता है, सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास वेलोसिटी होती है, इन तमाम बनने वाली क्वांटिटीज को या इसके अलावा जो भी जितनी भी क्वांटिटीज सर्कुलर मोशन के अंदर बनती हैं हम उनको क्या नाम देंगे? जिस तरह के अगर हमने लीनियर मोशन के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज बनी उनको हमने लीनियर का नाम दिया, यानी कि मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने बताया अगर लीनियर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट बना तो हमने इसको नाम दिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है, मोशन हमारे पास भी सर्कुलर है, उसके अंदर एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अब आप मुझे बताएं कि सर्कुलर मोशन के अंदर जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उस डिस्प्लेसमेंट का भी जो कोई नाम होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर है। तो बच्चों, इस बनने वाले डिस्प्लेसमेंट को जो हम नाम देते हैं ना, इस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह सर्कुलर मोशन के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज बनेंगी हमारे पास उनको हम एंगुलर क्वांटिटीज का नाम देंगे। जिस तरह लीनियर मोशन के अंदर जितनी भी बनने वाले क्वांटिटीज थी उनको हमने नाम दिया ना लीनियर क्वांटिटीज का, इसी तरह सर्कुलर मोशन के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज बनेंगी उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम नाम देंगे जी एंगुलर क्वांटिटीज का। अच्छा, इन्हीं सर्कुलर मोशन के अंदर बनने वाले सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टॉपिक के अंदर जो क्वांटिटी है ना वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तो नाम सर्कुलर मोशन की वजह से भी दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा मैं अब आपको बताता हूँ तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं। अच्छा जी, इस अब हम डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। मैं काम ये करता हूँ कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए आपके सामने ना एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। जनाबे वाला, मैं ये देखें जी मेरे पास एक सर्कल आ गया, ठीक है जी, ये एक सर्कल है। अब आप जानते हैं ये सर्कल का जी आ गया सर्कमफेरेंस, ठीक है, ये बाउंड्री सर्कल की कह ले। ये जी आ गया जी सर्कल का सेंटर, ये हमारे पास सर्कल का जी सेंटर आ गया, ठीक हो गया जी। अब आप जानते हैं कि सेंटर से लेकर और यहाँ बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होता है जी? रेडियस होता है। अच्छा जी, ये रेडियस आ गया हमारे पास। अच्छा बच्चों, अब मैं काम ये करता हूँ, ये हमारे पास सर्कल है और सर्कल के इस पॉइंट पर, ठीक है जी, इस पॉइंट के ऊपर ना, ठीक है, इस पॉइंट जिसको मैं P1 का नाम देता हूँ, पॉइंट 1, P.1 पर हमारे पास ना बच्चों जो ये मैंने पॉइंट ड्रा किया पॉइंट P1, इसके ऊपर ना एक बॉडी है, ठीक है। ये आप इस तरह से इसको सपोज कर लें कि यहाँ से ना बॉडी ने अपनी जो मोशन है उसको स्टार्ट करना है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट पर बॉडी है, पहले पहले इनिशियली जो बॉडी है वो इस पॉइंट P1 पर है। अच्छा जी, अब इसके क्या करना है? इससे ना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। जाहिर सी बात है जब ये बॉडी मूव करेगी तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना।
अच्छा, ये पॉइंट P1 से बॉडी ने मूव करना शुरू किया और ये मूव करते 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 सपोज मैं कहता हूं इस पॉइंट P2 पर आ गई। ठीक है जी, इस पॉइंट P2 पर आ गई, बॉडी ने मूव करना शुरू किया पॉइंट P1 से और मूव करते करते वो कहां आ गई जी, पॉइंट P2 पर आ गई, यानी कि उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट कैसे किया, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव किया, सर्कुलर मोशन के अंदर मूव किया। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, इसने मूव किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने। ठीक है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने कवर किया क्योंकि इस बॉडी ने सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव किया। ठीक है जी, इसी तरह से ये हमारे पास इस पॉइंट सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पॉइंट P2 तक हमारे पास रेडियस आ गया। अच्छा जब बच्चों, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, हमारे पास ना जब यहाँ पर इनिशियली P1 पॉइंट के ऊपर बॉडी मौजूद थी। ठीक है जी, जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया और मूव करते करते P2 तक गई, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अच्छा अब आप देखें, जब पॉइंट P1 से P2 तक गई तो इसने सेंटर के ऊपर क्या बनाया है, सेंटर के ऊपर इसने क्या बनाया है जी, सेंटर के ऊपर इसने बनाया है एंगल। ये देखें जी, ये एंगल बन गया, ये क्या बन गया, एंगल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस एंगल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा थीटा से। ठीक है जी बच्चों, तो बच्चों मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब भी कोई बॉडी सर्कल के सरकमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट पर मौजूद होती है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब मूव करती है तो लाजमी बात है कि उस सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बनाता है और इसी एंगल को हमने क्या नाम दिया जी, इसी एंगल को हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जिस तरह कि मैं बताता चलूं, जैसा कि ये बॉडी मौजूद थी पॉइंट P1 पर, इसने मूव किया पॉइंट P2 तक और सर्कल के सेंटर पर क्या बनाया, इसने एंगल बनाया जिसको हमने नाम दिया डेल्टा थीटा का। और इसी डेल्टा थीटा को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बना है, इस एंगल की वजह से हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। दरअसल यही डेल्टा थीटा, यही एंगल हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब आप देखें यहाँ से यहाँ तक इसने ये क्या कवर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो कवर किया है जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसकी ना डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूं। डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है, द एंगल डेल्टा थीटा defines the angular displacement the angle delta theta defines the angular displacement of कहां से कहां तक, पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक, ऑफ पॉइंट P1 टू पॉइंट P2। ठीक है बच्चों, दी एंगल, ये कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, दी एंगल, ये देखें वही एंगल है, दी एंगल डेल्टा थीटा, ये एंगल थीटा जो है ये डिफाइन करता है किसको, ये किसको डिफाइन करता है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, वही लिखा मैंने। दी एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक, पॉइंट P1 से P2 तक, ये देखें पॉइंट P1 से P2 तक। ये तो हो गया दी एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P1 टू पॉइंट P2। अच्छा इसके बाद फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, आगे आपकी बुक वाला कहता है फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा, अगर हमारे पास इस डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर स्मॉल हो, बहुत छोटी हो, फिर क्या होगा, फिर होगा बच्चों ये, फिर दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा, दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट displacement will be vector quantity, will be vector quantity। अच्छा बच्चों, ये तो हो गई यहाँ तक हमारे पास डेफिनेशन किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की।
आगे जो ये बात कहता है फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा, यानी कि अगर हमारे पास ये एंगल इसकी वैल्यू स्मॉल हो, यानी कि ये एंगल छोटा बने अगर, तो फिर हमारे पास जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी ना वो चीज होती है जिसकी स्पीड भी हो, जिसकी स्पीड भी हो और दूसरी बात उसकी डायरेक्शन भी हो। ये आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अच्छा बच्चों, अब आपसे ना मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि जब बॉडी ने पॉइंट P1 से मूव किया पॉइंट P2 तक, इसकी स्पीड तो है, मैं मानता हूं इसकी स्पीड है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि कंप्लीट पाथ पे इसकी जब जितना भी इसने ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मिसाल के तौर पे यहाँ पॉइंट P1 से P2 तक इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, आप मुझे ये बताएं इसकी स्पीड तो मानता हूं, मिसाल के तौर पर सपोज कर लेते हैं कि इस बॉडी ने ना इस पॉइंट P1 से P2 तक इसने डिस्टेंस कवर किया और इसकी जो स्पीड थी ना पूरे पाथ के ऊपर ये थी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी भी मैं लिख लेता हूं, ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई, वेक्टर क्वांटिटी ये आ गई वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, क्या चीजें होती हैं? दो, एक इसके पास बच्चों होती है, ये आगे दो चीजें इसके पास, ये ले जी, एक इसकी होती है जी स्पीड, ये स्पीड, और दूसरी इसकी क्या होती है? दूसरी होती है जी डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन। अब मुझे ये बताएं कि इस बॉडी ने जब पॉइंट P1 से मूव किया पॉइंट P2 तक गई, मैं सपोज कर लेता हूं 2 मीटर पर सेकंड से इसने ना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि इस कंप्लीट पाथ पर यहां से पॉइंट P1 से P2 तक इस बॉडी की डायरेक्शन क्या है? बताएं डायरेक्शन क्या है? स्पीड तो है, मैं मान लेता हूँ, चलो 2 मीटर पर सेकंड के साथ इसने ना मूव किया पॉइंट P1 से P2 तक जाते हुए, पूरे पाथ पर इसकी स्पीड कांस्टेंट रही, लेकिन मुझे आप बताएं कि डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट है? वेक्टर के लिए स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। चले, स्पीड तो मैं मान लेता हूं 2 मीटर पर सेकंड से इसने ट्रेवल किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसकी जो डायरेक्शन थी वो एक ही डायरेक्शन थी, यूनिडायरेक्शन। आप देखें जितने भी पॉइंट पर जाएगी ये बॉडी, मिसाल के तौर पर यहां से बॉडी ने मूव किया, फिर ये इस पॉइंट पर चली गई, फिर ये इस पॉइंट पर आई, फिर इस पॉइंट पर, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर ना इसकी डायरेक्शन चेंज होती रही, किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ये देखें यहाँ पर जब थी इसकी अलोंग द टेंजेंट ये डायरेक्शन है, इसके बाद यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये आ गई जी, यहाँ पर फिर ये आ गई, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर ना इसकी डायरेक्शन चेंज होती रही। तो फिर हमारे पास वेक्टर की शरायत पर पूरा उतरा, वेक्टर के लिए स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इसका जो थीटा एंगल जो है इसने बड़ा बनाया है, सर्कुलर मोशन के ऊपर आप जानते हैं डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती है, इसलिए अगर हमारे पास एंगल बड़ा होगा तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप देखें, मैं ना आपके सामने ये एक सर्कल बना लेता हूं, ये मेरे पास दूसरा सर्कल आ गया, ये ले ये दूसरा सर्कल आ गया और हमारे पास ये एंगल आ गया। इस बार में मैं एंगल छोटा बनाता हूँ, ये हमारे पास ये मैं छोटा एंगल बनाता हूँ, ये ले ये एंगल हमारे पास आ गया। अब आप देखें ये पॉइंट P1 पर बॉडी मौजूद थी, ये पॉइंट P1 यहां से मूव किया और ये पॉइंट P2 तक गई, ठीक है। अब मैं कहता हूं मिसाल के तौर पर ना इस बॉडी ने ना 2 मीटर सेकंड क्या चले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ इसने मूव किया। अब आप देखें यहां से ना यहां तक जाते हुए इसकी तकरीबन जो ये देखें तकरीबन इसकी जो डायरेक्शन है ना वो भी सेम ही है, वो भी सेम, यानी कि इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक डायरेक्शन भी इसकी तकरीबन कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और स्पीड भी कांस्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल डेल्टा थीटा बना है ना, ये एंगल डेल्टा थीटा बना है, ये बहुत छोटा है। अगर हमारे पास अब देखें एंगल थीटा छोटा है तो हमारे पास स्पीड भी कांस्टेंट है
और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर हमारे पास थीटा बड़ा था तो हमारे पास डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही थी, भले से स्पीड कांस्टेंट थी। तो इसलिए बुक वाले ने कहा है कि अगर हमारे पास थीटा डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो हमारे पास फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा ना बच्चों, अब ये तो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अब हम देखते हैं कि इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है 1 रेडियन की आपकी बुक में, मैं उसको बताता चलूं कि 1 रेडियन क्या होता है। तो बच्चों अब हमारे पास ये 1 रेडियन की डेफिनेशन, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस ना 1 रेडियन की डेफिनेशन को समझाने के लिए भी मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास सर्कल आ गया। यहाँ पर दो चीजें आपने सीखनी है, ये सर्कल आ गया, ये सेंटर और सर्कमफेरेंस आ गया सर्कल का, और ये रेडियस आ गया आर। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास बच्चों, ये रेडियस आ गया जी आर। अच्छा, 1 रेडियन क्या है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि 1 रेडियन क्या है। आपने ना सपोज करना है हमारे पास ये बॉडी थी पॉइंट P1 के ऊपर, इसने मूव करना शुरू किया, इसने मूव करना शुरू किया और ये पॉइंट P2 के ऊपर चली गई। ठीक है जी, पॉइंट P1 से मूव करना शुरू किया, पॉइंट P2 के ऊपर आ गई। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर इसने जनाबे वाला सेंटर के ऊपर क्या बनाया, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों इसमें ना एक डेफिनेशन और आती है, और वो डेफिनेशन है जी आर्क की। आर्क आप मैथ के अंदर पढ़ चुके होंगे कि आर्क क्या होता है। तो बच्चों आर्क क्या होती है, जब भी कोई बॉडी सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है तो उन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है उसको हम कहते हैं आर्क। ठीक है, अब मैं बताता हूं, ये सर्कल, ये सेंटर, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ये बाउंड्री या सर्कमफेरेंस, इसके ऊपर बॉडी ने पॉइंट P1 से मूव करना शुरू किया और पॉइंट P2 तक गई। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पॉइंट P1 से P2 तक का ये जो डिस्टेंस है, ये इसको हम नाम देते हैं आर्क का। और मैं इस यहाँ पर इस आर्क को रिप्रेजेंट कर देता हूं एस से, इस आर्क को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं एस से। अच्छा बच्चों, 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन ये है कि अगर हमारे पास जो सर्कल का जो रेडियस है, ये रेडियस यहाँ सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, ये रेडियस, अगर हमारे पास सर्कल का जो रेडियस की जो लेंथ है ना, अगर वो आर्क की लेंथ के बराबर हो जाए तो फिर हमारे पास 1 रेडियन बनता है। एंगल क्या बनता है, 1 रेडियन बनता है। 1 रेडियन क्या है, अगर हमारे पास सर्कल का जो रेडियस है उसकी लेंथ सर्कल के सर्कमफेरेंस पर बनने वाली जो आर्क है उसकी लेंथ के बराबर हो जाए तो फिर हमारे पास एंगल जो बनता है वो 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन की मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखता हूं। 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन, if the length of arc, if the length of arc, अगर इस आर्क की लेंथ, ये आर्क हमारे पास है एस, अगर इस लेंथ की आर्क यानी कि हमारे पास यहाँ आर्क क्या है एस, इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, radius of circle, then the angle is called 1 radian, is called 1 radian। समझ आ गया बच्चों 1 रेडियन क्या है। 1 रेडियन कब बनता है, अगर हमारे पास सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर बनने वाली जो आर्क की लेंथ है अगर वो सर्कल के रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाए तो फिर हमारे पास 1 रेडियन कहलाता है। ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और 1 रेडियन। अब हम ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं। यानी कि अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फार्मूला ड्राइव करते हैं कि फार्मूला किस तरह से हमारे पास ड्राइव होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला ड्राइव करवाने के लिए ना मैं आपके सामने दो डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास तो सर्कल आ गए जी, ये एक सर्कल आ गया, ये लीजिए एक सर्कल ये आ गया,
और दूसरा सर्कल भी इसी साइज का मैं ड्रा करता हूँ। आपने सपोज करना है ये जो दोनों सर्कल है ना, ये ले जी, ये दोनों सेम साइज के मैंने आपके सामने तकरीबन ये सेम साइज के सर्कल हैं, ड्रा कर दिए। ये सर्कल का सेंटर आ गया और ये आ गया जी इसका रेडियस। अच्छा जी, आपने सपोज करना क्या है कि यहाँ पर बॉडी पॉइंट P1 के ऊपर मौजूद है और इसने मूव करना शुरू किया और ये गई कहाँ, पॉइंट P2 तक। सपोज करता हूँ यहाँ तक आ गई है, मूव करते करते पॉइंट P2 के ऊपर। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर R, ये जिसको रेडियस कह ले, ये आ गया और इसने सर्कल के सेंटर के ऊपर क्या बनाया, सर्कल के सेंटर पर बनाया इसने एंगल, जिसको हम कहते हैं जी डेल्टा थीटा। अब दूसरा सर्कल आ गया हमारे पास, ये सर्कल का सेंटर, ये रेडियस, बॉडी पॉइंट P1 पर मौजूद है। सपोज करता हूँ ये पॉइंट P1 के ऊपर मौजूद और इसने मूव करना शुरू किया, मूव करते करते यहाँ से यहाँ तक आई पॉइंट P2 के ऊपर और इसने जी सर्कल के सेंटर के ऊपर फिर से क्या बनाया, एंगल बनाया, जिसको हमने नाम दिया डेल्टा थीटा का। और हमारे पास ये सर्कल का ऊपर क्या आ गया जी, आर्क S। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आर्क S। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे बताएं, सपोज हमने क्या किया था कि ये सर्कल दोनों सेम साइज के हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इस सर्कल के अंदर आपको ना इन दोनों सर्कल के अंदर डिफरेंस कहां पर नजर आ रहा है, सर्कल के अंदर डिफरेंस कहां पर है। इन सर्कल का ना ये देखें, क्योंकि ये सेम साइज के हैं तो इनकी रेडियस की लेंथ भी सेम ही होगी। अगर मैं कहता हूँ इसकी 2 मीटर लेंथ है तो इसकी भी 2 मीटर लेंथ है, इसकी 2 मीटर है तो इसकी भी 2 मीटर लेंथ है और बाकी बाउंड्री भी सेम है क्योंकि सेम साइज है। तो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आया, यहाँ पर इनका जो डिफरेंस आया वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या आर्क की लेंथ में डिफरेंस आया है। तो अब बच्चों यहाँ से हमारे पास नतीजा क्या अखज हुआ कि अगर हमारे पास आर्क की लेंथ ज्यादा होगी तो हमारे पास जो सेंटर के ऊपर बनने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज्यादा होगा। अब आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास आर्क की लेंथ यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर बनने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा। यहाँ पर हमारे पास आर्क की लेंथ कम है और सेंटर के ऊपर बनने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कम है। तो यहाँ से हमारे पास एक नतीजा अखज ये हुआ कि हमारे पास जो आर्क की लेंथ है, यानी कि आर्क की लेंथ हमने किसको कहा है, एस को कहा है। आर्क की लेंथ बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। ये देखें थीटा, जितनी ज्यादा आर्क की लेंथ होगी उतना ज्यादा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ये आर्क लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है बच्चों, जितनी ज्यादा हमारे पास आर्क की लेंथ उतने ज्यादा हमारे पास सर्कल के सेंटर के ऊपर बनने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। और बच्चों इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हमें पता है कि हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमारे पास आप बताएं कि कांस्टेंट क्या चीज है। ये देखिए यहाँ भी सर्कल कांस्टेंट 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है और यहाँ पर भी 2 मीटर है। तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल के अंदर जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और इसकी जगह हमने कांस्टेंट लगाया सर्कल का रेडियस आर और ये हमारे पास ये थीटा आ गया। ठीक है जी, इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा हमारे पास इधर ही रह गया, ये थीटा यहीं पर रह गया और एस भी इधर। यहाँ पर आर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास थीटा का ये फार्मूला आ गया, थीटा बराबर है S/R। ठीक है जी, अब हम इसके यूनिट देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनिट, ये हमारे पास आ गए जी यूनिट। बच्चों ना हमारे पास दरअसल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ना कोई यूनिट नहीं होता। वो यूनिट क्यों नहीं होता, चलिए देख लेते हैं कि यूनिट क्यों नहीं होता। ये देखें हमारे पास थीटा का फार्मूला क्या है, थीटा हमारे पास किसके बराबर है जी, थीटा बराबर है S/R के। थीटा बराबर है जी, अब मुझे बताएं एस क्या है, लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब बताएं रेडियस क्या है, रेडियस भी एक लेंथ है, लेंथ का क्या यूनिट होता है, मीटर। तो यहाँ पर पुट करें, ये मीटर आ गया, नीचे भी मीटर आ गया। अब ये मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसल हो गया।
और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 बच गया। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में ना, फिजिक्स में हम मुख्तलिफ यूनिट यूज करते हैं, जैसे कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से यूनिट होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट आ गया। तो बच्चों अब ना फिजिक्स के अंदर जिस क्वांटिटी का हमारे पास कोई यूनिट ना बने ना, तकरीबन हमारे पास फिजिक्स के अंदर रेडियन, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यूनिट दिया गया है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं आया हमारे पास, कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा। तो इसको फिजिक्स के अंदर सप्लीमेंट्री यूनिट दिया गया, इसको नाम हमने क्या दिया, रेडियन का। तो हमारे पास रेडियन क्या है यहाँ पर, ये रेडियन जो हमारे पास ये है सप्लीमेंट्री यूनिट, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये ऐसा यूनिट नहीं है बच्चों, इसका बच्चों ये ऐसा यूनिट नहीं है, बल्कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा, और इसको फिर हमने क्या नाम, और फिर हमने इसको क्या यूनिट दिया, रेडियन। रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट है। अच्छा बच्चों, ये तो इसका ना आप ऐसे समझ लें कि मेन यूनिट है हमारे पास ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन मेन यूनिट है हमारे पास। इस रेडियन के अलावा ना और भी बहुत से यूनिट होते हैं। रेडियन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और इसको हम रिप्रेजेंट RAD से करते हैं, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मेन यूनिट है। अच्छा जी, ये रेडियन एक यूनिट हो गया, और इसके जो से यूनिट है ना बच्चों, वो एक तो है बच्चों रेवोल्यूशन, और जो से यूनिट है इसके बच्चों, वो एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन, और दूसरा बच्चों इसका यूनिट है वो है डिग्री, डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये 2 यूनिट, एक डिग्री एक रेवोल्यूशन, 2 यूनिट ये हो गए, और मेन यूनिट उसका रेडियन हो गया। इसके बाद बच्चों ना हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ना डायरेक्शन क्या होगी। हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को देखते हैं कि डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला तो देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है ना, वो हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या है, मैं लिखता हूं द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन, द डायरेक्शन of angular displacement, angular displacement direction of angular displacement can be determined by using right hand rule, right hand rule। यानी कि बच्चों इसका क्या मतलब हुआ कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं किसको इस्तेमाल करते हुए, राइट हैंड रूल को। तो बच्चों राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल ये है कि आपने ना बॉडी जिस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो उस डायरेक्शन की, यानी कि रोटेशन की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करना है, यानी कि अपने हाथ, सीधे हाथ की उंगलियों को आपने उसी डायरेक्शन में मोड़ना है जिस डायरेक्शन में बॉडी की रोटेशन हो। फिर आपका जो ये थंब होगा, आपने अपने इस अंगूठे को यानी कि थंब को बिल्कुल सीधा रखना है और अपनी उंगलियों को बॉडी की रोटेशन की डायरेक्शन में मूव करना है, यानी कि उसी डायरेक्शन में इनको मोड़ना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ना ये एक सर्कल है, ये जी एक सर्कल आ गया है हमारे पास, और ये बॉडी पॉइंट P1 पर थी, पॉइंट P2 पर गई, और ये पॉइंट P1 से बॉडी ने मूव किया, पॉइंट P2 तक गई,
और बच्चों मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसने ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की, यानी कि बॉडी इस तरह से मूव की, इस तरह से बॉडी ने मूव किया इस तरह से। तो अब राइट हैंड रूल क्या कहता है कि राइट हैंड रूल ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपने अपने सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ना है। ये देखें, ये मैंने मोड़ दिया, ये लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये मैंने अपनी इस डायरेक्शन में अपने सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ दिया, ये ले इस तरह। ठीक है जी, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो सीधा थंब है, ये थंब, ये फिर क्या शो करेगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। अगर बच्चों मैं कहता हूं कि हमारे पास जो बॉडी है वो पॉइंट P2 से पॉइंट P1 की तरफ आई, यानी कि अब मोशन इस तरफ से है क्लॉकवाइज, ये देखें ये क्लॉकवाइज इस तरह से बॉडी ने मूव किया, मैंने अपने सीधे हाथ की उंगलियों को उसी डायरेक्शन में मोड़ा जिस डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी ने मूव किया, ये देखें इसी डायरेक्शन में, यहाँ से बॉडी आई क्लॉकवाइज। और फिर ये मेरे थंब किस तरफ है, थंब इनटू द प्लेन है या इनटू द पेज है, ये फिर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थंब क्या शो करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। आपने अपने सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ना है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, फिर जो आपका थंब जिस डायरेक्शन में भी हुआ वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। और अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि राइट हैंड रूल क्या है। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या है बच्चों, राइट हैंड रूल ये कहता है grasp the axis of rotation, grasp the axis of rotation, axis of rotation, आपने ना एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ना है, ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ना, ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड या विद राइट हैंड, विद राइट हैंड, राइट हैंड, ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद राइट हैंड, कर्लिंग द फिंगर, और उंगलियों को मोड़ना है, कर्लिंग द फिंगर्स, कर्लिंग द फिंगर्स, और उंगलियों को कहां मोड़ना है, रोटेशन की डायरेक्शन में, एंड कर्लिंग द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, रोटेशन की, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ऑफ रोटेशन। देन फिर क्या होगा, देन इरेक्ट थंब, इरेक्ट थंब, इरेक्ट थंब, इरेक्ट थंब यानी कि सीधा अंगूठा। ये देखें मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बॉडी ने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, यहाँ पर इस डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ा, और ये इरेक्ट थंब यानी कि सीधा अंगूठा, इसको इरेक्ट थंब कहते हैं, किस तरफ है, इनटू द प्लेन। तो ये इरेक्ट थंब क्या करेगा, देन इरेक्ट थंब शो, ये क्या जाहिर करेगा, द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फिर सीधा अंगूठा क्या शो करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर बच्चों जो सीधा थंब हमारे पास होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को। उसके बाद हमने देखा कि 1 रेडियन क्या होता है, उसके बाद हमने मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव किया, हमने फिर उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को देखा। अब हम इसके बाद देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, अगर हमारे पास जो बॉडी की रोटेशन है वो अगर हमारे पास क्लॉकवाइज है, मिसाल के तौर पर ये बॉडी पॉइंट P2 से अगर पॉइंट P1 की तरफ इस तरह से मूव करती है, ये क्लॉकवाइज अगर मूव करती है, तो फिर हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा होगा ना, वो क्या होगा, वो हमारे पास नेगेटिव होगा बच्चों। फिर इसी के उल्ट क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास जो रोटेशन है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा जी पॉजिटिव। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन
रोटेशन दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा विल बी क्या होगा बच्चों, हमारे पास नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हमारे पास रोटेशन क्लॉकवाइज तो फिर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर हमारे पास जो रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो फिर हमारे पास जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो हमने इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट निकाले हैं, डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन, इन यूनिट के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको देखते हैं कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो हमने यूनिट निकाले हैं अब इनके दरमियान क्या रिलेशन है। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने जो यूनिट निकाले हैं ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन, इनमें क्या रिलेशन है। हम पहले रिलेशन डिस्कस करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अच्छा बच्चों, अब आपको ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए रेवोल्यूशन का। रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन का मैं आपको बताता हूँ। चलो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सर्कल आ गया जी। अच्छा जी, ये सर्कल आ गया, यहाँ इस पॉइंट P1 पर बॉडी मौजूद थी और इसने मूव करना शुरू किया, पॉइंट P1 से मूव करना शुरू किया और ये मूव करते 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 दोबारा उसी पॉइंट पर आ गई। यानी कि जहां से बॉडी ने मूव करना शुरू किया और दोबारा उसी पॉइंट पर आकर रुकती है, तो यानी कि सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है उसको पूरा जो डिस्टेंस है अगर उसको कवर करती है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है वन रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फिर क्या कहलाता है, वन रेवोल्यूशन। अच्छा बच्चों, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब पूरे सर्कल के ऊपर हमारे पास बॉडी मूव करती है, इस पूरे सर्कल का जो हमारे पास एंगल होता है वो क्या होता है, वो होता है जी 360 डिग्री। ये 360 डिग्री पूरे सर्कल का हमारे पास एंगल जो बनता है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 360, थीटा की वैल्यू 360 होती है। और हमारे पास बच्चों जो रेवोल्यूशन के अंदर इस पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि इस सर्कल की जो यहाँ पॉइंट P1 से मूव कर शुरू कर दोबारा पॉइंट P1 पर आई, इसके अंदर यानी कि जो आर्क बनी S, वो S किसके बराबर है, वो S बराबर है जी 2 पाई आर के। यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास जो लेंथ है आर की वो 2 पाई आर के बराबर है और इस पूरे सर्कल का जो एंगल बना है वो 360 के बराबर है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक रेडियन है वो कितने डिग्री के बराबर होगा। ठीक है जी, अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक रेवोल्यूशन के लिए यानी इस पूरे सर्कल के अंदर जो एंगल है वो 360 डिग्री होना चाहिए और लेंथ आर की वो हमारे पास 2 पाई आर होगी। तो हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, वो क्या है जी, एस बराबर है जी आर थीटा के, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब बच्चों एस हमारे पास क्या है, एस किसके बराबर है, एस 2 पाई आर के बराबर है। तो यहाँ वैल्यू पुट करें, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर आ गया, आर वैसे का वैसे आ गया, कांस्टेंट है। थीटा हमारे पास किसके बराबर है जी, थीटा हमारे पास 360 डिग्री के बराबर है, ये 360 डिग्री। और ये 2 पाई आर किसके अंदर है, ये है रेडियन के अंदर बच्चों, ये है रेडियन के अंदर। ठीक है जी, अब बच्चों अब आप देखें कि ये वाला जो हमारे पास स्मॉल आर है ये इस आर से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा बच्चों हमारे पास, बाकी यहाँ पर बच गया जी ये 2 पाई बच गया और साथ रेडियन आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पर ये 360 डिग्री आ गया। ठीक हो गया, रेडियस रेडियस से कैंसिल हो गया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है 1 रेडियन। तो हमारे पास ये रेडियन इधर ही रह जाएगा, ये 1 रेडियन इधर ही रह गया बच्चों। ये 2 पाई साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, जब इस साइड पर जाएगा तो ये 360 डिग्री के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये जी 2 पाई इधर आकर डिवाइड हो गया। अब हमारे पास इधर 1 रेडियन बच गया। अब ये 1 रेडियन किसके बराबर आएगा, ये 1 रेडियन बराबर है ये 360 डिग्री वैसे का वैसे, 2 भी वैसे ही, और पाई की वैल्यू होती है जी 3.14। और यहाँ पर 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर आएगा जी, 360 डिग्री बटा 6.28। ये कुछ इस तरह का जवाब आता है। फिर मजीद डिवाइड करें तो 1 रेडियन हमारे पास जो आता है बच्चों वो आता है 57.3 डिग्री के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया जी एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, एक रेडियन हमारे पास कितने डिग्री के बराबर है जी 57.3 डिग्री के। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ये तो हमने निकाला जी एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। अब हम ये निकालते हैं कि एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। तो बच्चों अब हमने निकालना है कि
एक डिग्री कितने के लिए होता है। यहाँ पर हमने लिखा है फॉर 1 रेडियन और यहाँ पर आएगा जी फॉर 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। हमारे पास 1 रेडियन तो जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो 1 डिग्री है वो कितने रेडियन के बराबर होगा। सिमिलरली वही कंसेप्ट यूज करेंगे, S इज इक्वल टू आर थीटा है हमारे पास, S बराबर है जी आर थीटा के, और वैल्यू भी वही होंगी। यहाँ पर S हमारे यहाँ पर हमारे पास S जो है वो 2 पाई आर के बराबर है, 2 पाई आर रेडियन, और इसके अलावा यहाँ आर वैसे ही, और यहाँ 360 डिग्री हमारे पास थीटा है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, याद रखना है आपने। अच्छा बच्चों, यहाँ पर सिमिलरली फिर आर से इस आर से ये वाला आर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 पाई रेडियन वैसे ही बच गया, ये 2 पाई रेडियन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया जी, यहाँ पर बची थी 360 डिग्री। अब बच्चों ये 2 पाई रेडियन यहीं पर रहा, 2 पाई रेडियन यहीं पर रहा, और यहाँ पर बच गया जी 1 डिग्री, क्योंकि ये 360 के नीचे आकर इधर डिवाइड हो गया। अब ये 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, 1 डिग्री बराबर है 2 पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, ये 3.14 हमारे पास पाई की वैल्यू, और साथ रेडियन, और नीचे क्या है जी 360। अब ये 1 डिग्री बराबर है जी 6.28 रेडियन, साथ वैसे ही, और ये जी 360। हमारे पास ये 1 डिग्री किसके बराबर आएगा जी, ये 1 डिग्री बराबर आएगा 0.0174 रेडियन के बराबर, ठीक है जी। ये लीजिए, ये भी आ गया। हमने दोनों रिलेशन देख लिए कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है और 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। तो ये तमाम लेक्चर था हमारे पास जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने 1 रेडियन को देखा, 1 रेडियन के बाद हमने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है ये देखा। उसके बाद हमने जी देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट थे उनके दरमियान क्या रिलेशन है। हमने ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ डिटेल के साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।